दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या अब आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, ठीक है। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आप लोगों से यही बात कर रहा था कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको आपके थियरी, आपकी कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक से फॉलो करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब हम लोग अपने सेशन के तरफ मूव करते हैं और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। बीच में थोड़ा सा सेशन इंटरप्ट हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो आवश्यकता विहीनता की अवस्था को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी पी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, जेके मेहता साहब, जेके मेहता ने ये कहा था कि देखिए, हम अर्थशास्त्र का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र हमें उन बातों का भी अध्ययन कराता है जिसमें मानव की कोई रुचि नहीं होती है। ठीक है, तो मानव जो है वो अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन तो करता है, लेकिन साथ ही साथ अर्थशास्त्र हमें उन बातों का भी अध्ययन कराता है जिसमें मानव की इच्छा नहीं होती है। इसी बात को उन्होंने अपने इच्छा विहीनता सिद्धांत के अंतर्गत जेके मेहता ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहता है तो मांग पर क्या असर पड़ेगा? मूल्य में परिवर्तन होने पर कुल व्यय यथावत है तो मांग पर क्या असर पड़ेगा, बेसिकली आपको ये बताना है। तो इजी सी बात है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन फिर भी कुल व्यय आपका परिवर्तित है, अर्थात जो मांग आप कर रहे हैं आप उतना ही। हाँ, पहले आप करिए। ठीक ठीक। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए, अगर जो मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, मूल्य अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ आपका कुल व्यय उसी तरीके से स्थिर है, तो हम क्या कहेंगे कि मांग की लोच क्या है? इकाई के बराबर है। अर्थात जिस अनुपात में मूल्य का परिवर्तन हो रहा है उसी तरीके से आपका मांग भी है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। आसान सी बात है कि मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहता है तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। अगला प्रश्न है कि उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं भाई? उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं? ठीक है, तो अगर जो आपने अधिमान वक्र को पढ़ा है, उदासीन वक्र को पढ़ा है, तो आपको याद आना चाहिए कि जो अधिमान वक्र होता है, प्रत्येक अधिमान वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को प्रकट करता है और ऊपर वाला वक्र क्या करता है कि अधिक संतुष्टि को बताता है और नीचे वाला कम संतुष्टि को बताता है। तो अगर जो आपने उदासीन वक्र के बारे में पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि उदासीन वक्र क्या होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी क्या कर सकते हैं? समानांतर रूप से काट नहीं सकते हैं और ये प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तर के द्योतक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि यदि x तथा y वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक है तो ये वस्तुएं कैसी होंगी। यदि x तथा y वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक है। मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होने का क्या मतलब होता है? तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होने का मतलब ये होता है कि जब एक वस्तु की मांग में कमी आए तो दूसरे वस्तु की मांग में भी कमी आ जाए। मांग की लोच ऋणात्मक होने का मतलब क्या होता है कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आएगी। ठीक है, सॉरी, पूरक वस्तु क्या होता है कि जैसे एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आएगी, और जब एक वस्तु की मांग में कमी आएगी तो दूसरी वस्तु आप खरीद ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे पूरक वस्तु है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वस्तु भी बोलते हैं। पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु, तो पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो इकट्ठे मिलकर के कार्य करती हैं और एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती हैं। जैसे कार और पेट्रोल, जैसे क्या हो गया, कार और पेट्रोल। तो सपोज करिए कि अगर जो कार की कीमत में वृद्धि होती है, कार की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होगा कि आप कार की मांग को कम करेंगे, कार की मांग को कम करेंगे, और भैया जब आपके पास कार होगा ही नहीं तो आप पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, पेट्रोल की भी मांग को आप कम कर देंगे। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उसी तरीके स्थापन वस्तु के संदर्भ में, स्थापन वस्तु के संदर्भ में, स्थापन वस्तु जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया, चाय कॉफी, इसके संदर्भ में क्या होता है, इसके संदर्भ में मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। क्यों होता है, क्योंकि सपोज करिए कि अगर जो चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो आप क्या करते हैं, चाय की मांग को कम कर देते हैं, और जब चाय की मांग को कम कर देंगे तो आप कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बाजार स्वरूपों में से किस बाजार में संतुलन मूल्य लागत के बराबर होता है। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित बाजार स्वरूपों में किस बाजार में संतुलन मूल्य लागत के बराबर होता है। तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, और मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। उद्योग के द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण किया जाता है, और जो कीमत उद्योग निर्धारित करता है उसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, लेकिन फर्म कीमत को निर्धारित नहीं कर पाएगी। कीमत को निर्धारित मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग ही निर्धारित करेगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि निम्नलिखित बाजार स्वरूपों में से किसमें मूल्य परिवर्तनशीलता की संभावना न्यूनतम होती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि कौन से बाजार की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें वस्तुओं की मूल्य में परिवर्तनशीलता की न्यूनतम संभावना होती है, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, बहुत सारी विविधता आ रही है। ए बी शुद्ध प्रतियोगिता, बहुत अच्छी बात है। ए वालों के लिए थोड़ा सा एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग, ए वालों के लिए, ठीक है ना। ये जितने भी बोल रहे हैं सब के सब गलत होंगे, जितने भी बोल रहे हैं अल्पाधिकार, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार बाजार का एक ऐसा स्वरूप होता है जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं, और अल्पाधिकार के अंतर्गत ही क्या होता है, कार्टेल का निर्माण होता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत ही क्या होता है, कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। स्वतंत्र फर्मों का स्वतंत्र फर्मों का संगठन, कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। और यही कार्टेल जो होता है वो अल्पाधिकार के अंतर्गत अपने वस्तु की कीमत को इतना कम से कम रखता है
ताकि इस उद्योग में कोई नई एंट्री इस उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री ना कर पाए। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता, ये भी प्रश्न देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आपके अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं। चलिए आराम से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर आ रहा है कि विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता। तो विक्रेता बाजार क्या होता है? तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि विक्रेता बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विक्रेता ही सर्वोसर्वे होता है और बाजार के एक बड़े आकार पे वो अपने आधिपत्य को स्थापित कर लेता है। अर्थात बाजार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं। जैसे बिस्किट उद्योग की बात करें तो उसमें पार्ले जी पे लोग भरोसा करते हैं, साबुन उद्योग की बात करें तो लाइफ बॉय पे लोग भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता बाजार में वर्चस्व स्थापित करने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मूल्य विभेदीकरण की स्थिति में मूल्य उस बाजार में कम होगा जहां पे, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। मूल्य विभेदीकरण क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए मूल्य विभेदीकरण कहां पे देखने को मिलता है? तो ये एकाधिकार बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है, एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और एकाधिकार बाजार क्या होता है? बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। ठीक है, अकेला विक्रेता होता है। और मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु या सेवा को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्य पे बेचना ही मूल्य विभेदीकरण कहलाता है। तो किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही मूल्य विभेदीकरण कहलाता है। जैसे अगर जो मान लीजिए कि आपने एक साबुन बनाया, उस साबुन की कीमत 10 रुपए है, इस साबुन को आप उत्तर प्रदेश में 15 रुपए में बेच दें, आप इसे मध्य प्रदेश में ले जा करके 16 रुपए में बेच दें, आप इसे उत्तराखंड में ले जा करके मान लीजिए 12 रुपए का बेच दें, आप इसे बिहार में आप इसे ले जा करके मान लीजिए 11 रुपए में बेच दिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को आप अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्यों पर बेच रहे हैं और इसे ही मूल्य विभेदीकरण कहा जाता है। और मूल्य विभेदीकरण के संदर्भ में पीगू साहब ने 3 प्रकार के मूल्य विभेदीकरण की बात की थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन अब इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें तो क्या उत्तर आ रहा है? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मांग की लोच अधिक होती है। तो देखिए भैया, आप बाजार में कीमत अलग अलग तभी ले सकते हैं जब किसी बाजार में आपकी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा हो, या जब किसी बाजार में आपकी वस्तु की मांग कम हो, तभी तो ले सकते हैं। जहां पे आपकी वस्तु की मांग कम होगी वहां पे आप कम कीमत रखेंगे, और जहां पे आपकी वस्तु की कीमत जहां पे आपके वस्तु की मांग ज्यादा होगी वहां पे आप ज्यादा कीमत वसूल करेंगे। सो यही होता है मूल्य विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि विशिष्ट उपयोग में आने वाले उत्पादन साधन की औसत लागत होती है। अच्छा सा प्रश्न बताइए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? विशिष्ट प्रयोग में आने वाले, और देखिए जो लोग भी उत्तर प्रदेश में पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी अभी फिलहाल ये बात 100% कहना कि आपकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि कार्यवाहक साहब भी आ गए हैं और परीक्षा बहुत करीब है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की परीक्षा हो जाए, है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये जो लोग उत्तर प्रदेश में पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पीजीटी की, तो ये आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा तय सीमा पर हो जाएगी, है ना। उसी अनुसार अपने आप को बनाए रखिए, ना ही अफवाह फैलाइए, ना ही अफवाहों में रहिए, है ना। क्योंकि अफवाह फैलाने से और अफवाह में रहने से
क्या होगा, उससे आपका नुकसान होगा और उससे जो आपके अफवाह में आएगा उसका भी नुकसान होगा। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर सी बी काफी विविधता आ रही है। ठीक है, तो जिस वस्तु की औसत लागत क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो किसी वस्तु की औसत लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन इन्हीं उत्पादन साधनों से प्राप्त होता है। जैसे औसत लागत की बात हेबरलर ने कहा था ना, और उसमें क्या कहा था कि देखिए भैया, जो आपके पास उत्पादन के साधन है, अगर जो वर्तमान में उस उत्पादन के साधन के प्रयोग से जो आप उत्पादन कर रहे हैं उससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, उसी साधनों से किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करके अवसर का लाभ उठाइए और इसे मार्केट में सेल कर दीजिए, जिससे आपका लाभ बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि परस्पर निर्भरता से अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, परस्पर निर्भरता का मतलब क्या होता है भाई, बताइए। ठीक है, परस्पर निर्भरता, तो परस्पर निर्भरता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो परस्पर निर्भरता अल्पाधिकार के अंतर्गत और द्वयाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है, अल्पाधिकार के अंतर्गत। ठीक है, और परस्पर निर्भरता के का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही तो होता है ना कि जितने भी फर्म होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, और यहीं पे अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। और कार्टेल ही वस्तु की, कार्टेल क्या होता है, स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और कार्टेल ही वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है, और वो वस्तु की कीमत को इतना कम से कम रखता है ताकि नई फर्मों का उद्योग में एंट्री न हो पाए। तो परस्पर निर्भरता का मतलब ये होता है कि मूल्य निर्धारित करते समय प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रिया को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकुंचित मांग वक्र उस परिस्थिति को दर्शाता है जहां एक अल्पाधिकारी, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है कि विकुंचित मांग वक्र उस परिस्थिति को दर्शाता है जहां अल्पाधिकारी, विकुंचित मांग वक्र क्या बताता है, तो अब आपको याद होना चाहिए कि विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था, विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था, तो पाल स्वीजी साहब के द्वारा दिया गया था, पाल स्वीजी के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, जो ऊपर वाला वक्र होता है ये लोचदार होता है, ऊपर वाला वक्र लोचदार होता है, और नीचे वाला जो वक्र होता है वो वेलोचदार होता है, वेलोचदार होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा तब होता है जब तक मूल्य को परिवर्तित अल्पाधिकारी जब तक मूल्य को अपरिवर्तित रखने का इच्छुक है तब तक उसकी लागतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था, पूछा जाता है आपके पेपर में। तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा पाल स्वीजी ने दिया था, जिसके अंतर्गत कहा था कि ऊपर वाला वक्र लोचदार होता है, नीचे वाला वक्र बेलोचदार होता है, और विकुंचित मांग वक्र उस परिस्थिति को दर्शाता है जहां अल्पाधिकारी तब तक मूल्य को अपरिवर्तित रखने का इच्छुक है जब तक लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको थियरी पढ़ना होगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि थियरी जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर जो आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है ना तो बहुत सारी चीजें तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी कि ये प्रश्न कहाँ से चला आया। तो आप लोगों को आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है एप्लीकेशन पे, थियरी जरूर पढ़िए। आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीजें दी जा रही है, बशर्ते आप मेहनत करिए। अगर मेहनत से जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं उसे ठीक से फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा भाई। सब कुछ तो मैं कराता हूँ, ऐसा कुछ है जो मैं छोड़ता हूँ, सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स आपको मिल जाएगा।
एप्लीकेशन पे आप वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अब जब डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लें तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दें, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो अब यहाँ पे 3 बातें आपको जाननी चाहिए, आप अच्छे स्टूडेंट अगर जो है तो, कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या होता है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम क्या होता है। तो पहला होता है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। तो वृद्धिमान प्रतिफल का नियम ये पहला जो होता है, इसमें क्या होता है, चलिए पहले आप बताइए। तो इसमें ये होता है कि जैसे जैसे एक उत्पादक या फर्म को अनुभव मिलता है, धीरे धीरे जब वो स्थिर लागतों को पूरा कर चुका होता है और परिवर्तनशील लागत को बढ़ाता है, तो उसकी औसत लागत में कमी आने लगती है। उसकी औसत लागत में क्या आने लगती है? पहली अवस्था में क्या होता है? औसत लागत में कमी आने लगती है। औसत लागत में कमी आने लगती है। दूसरी अवस्था जो होती है, जिसे स्थिर प्रतिफल का नियम बोलते हैं, दूसरी अवस्था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर प्रतिफल का नियम बोलते हैं। स्थिर प्रतिफल का नियम। तो स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, उनका इतना ठीक तरीके से हम प्रयोग कर लेते हैं कि उपलब्ध उत्पादन के साधनों से हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अब यहाँ पे उत्पादन की मात्रा को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है, वो तीसरा कंडीशन आपसे पूछा जा रहा है, ह्रासमान प्रतिफल का नियम। तो ह्रासमान प्रतिफल का नियम ये होता है, क्या बोल रहे? हाँ, क्या बोल रहे? ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? तो ह्रासमान प्रतिफल का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे आप जब दूसरी कंडीशन पार कर जाते हैं, लेकिन फिर भी एज अ उत्पादक आपको संतोष नहीं होता है और फिर भी आप उत्पादन के साधनों को बढ़ाते चले जाते हैं, तो आपकी जो औसत लागत होती है उसमें उसमें वृद्धि होने लगती है। अर्थात औसत उत्पादन में ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? एप्लीकेशन पे क्लास मंडे से होगा, थोड़ा सा कुछ इस बीच प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वजह से नहीं हो पाया। मंडे से रेगुलर क्लास एप्लीकेशन पे होने लगेगी। ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि पूर्ण प्रतियोगी श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो फिर वही बात होगी कि पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज आपको याद आनी चाहिए कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता, और क्या होते हैं? अनेक क्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता, अनेक क्रेता होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है? समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि सबको पता है, क्रेता को भी पता है, विक्रेता को भी पता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है। तो बाजार में प्रचलित कीमत क्या है? तो जब मजदूर भी मजदूरी करने आता है तो उसको उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है, क्योंकि मजदूर को भी पता है कि बाजार में कितनी मजदूरी प्रचलित है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पे अनेक क्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है और कोई एक फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत को निर्धारित करने वाली होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे शोषण संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान है। अगला है कि एक श्रम संघ अपने सदस्यों की मजदूरी में वृद्धि करने में तब सफल होगा जब, क्या खूबसूरत सा प्रश्न। अगर इकोनॉमिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा है तो मजा आएगा इस प्रश्न को करने में। चलिए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। पूजा कुमारी जी, प्रदीप जी, ममता शर्मा जी, रिंकू जी, स्मिता तिवारी जी,
रतन जायसवाल जी, प्रियम जी, ज्योति चौरसिया जी, ज्योति गुप्ता जी, अक्षय जी, प्रदीप मौर्य जी, सर्वेश कुमार जी, नौसाद अली जी, एकता यादव जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए क्या उत्तर आ रहे भाई? तो जितने लोग भी ठीक, डी बी काफी विविधता आ रही है भाई। अब क्यों डीबी बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिमाग को कंसंट्रेट किए नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि एक श्रम संघ है, वो अपने सदस्यों के मजदूरी में वृद्धि कब करने में सफल होगा। तो मजदूरी में वृद्धि वो तभी तो कर पाएगा कि जो ये उत्पादन कर रहे हैं ये सारा का सारा उत्पादन मार्केट में बिक जाए, अर्थात इस उत्पादन की मांग मार्केट में हो। ठीक है, इस उत्पादन की मांग मार्केट में हो और एज ए उपभोक्ता आप इन वस्तुओं की मांग में परिवर्तन न कर पाए। एज ए उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग में आप क्या कर पाए? परिवर्तन न कर पाए। लोगों की मजबूरी है कि इन वस्तुओं की लोग मांग करेंगे, अर्थात श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अगर जो पूर्तिया बेलोचदार है तो हम ये कहेंगे कि एक श्रम संघ अपने सदस्यों की मजदूरी में वृद्धि करने में सफल हो जाएगा। क्यों सफल हो जाएगा? जैसे मांग बेलोचदार का मतलब क्या होता है? मांग बेलोचदार का मतलब ये होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, मांग बेलोचदार का मतलब ये होता है, मांग बेलोचदार का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बावजूद भी एज अ उपभोक्ता आप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि नमक है, तो नमक की मांग बेलोचदार है। नमक की मांग क्या है? बेलोचदार है। क्यों बेलोचदार है? क्योंकि नमक अगर जो 30 रुपया किलो मिल रहा है तो भी आप उतना ही उपभोग करेंगे अगर जो नमक 3000 रुपया पर केजी मिलने लगे तो। ठीक है, क्वांटिटी में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात इसी क्वांटिटी में बने रहेंगे। तो मांग बेरोजगार का मतलब क्या होता है? तो मांग बेरोजगार का मतलब ये होता है कि देखिए भैया, कीमत में वृद्धि होने के बावजूद भी, कीमत बढ़े या कम हो इसके बावजूद भी अगर क्वांटिटी को स्थिर रखा जाए तो हम कहेंगे कि मांग बेरोजगार है। ठीक है, और श्रमिकों की मजदूरी में तभी वृद्धि किया जा सकता है जब इसकी मांग बेलोचदार हो, वस्तु की मांग बेलोचदार हो। अगला है कि आंशिक संतुलन विश्लेषण किस अर्थशास्त्री की देन है? आंशिक संतुलन, देखिए दो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक पूछा जाता है सामान्य संतुलन किसने दिया? सामान्य संतुलन की बात किस अर्थशास्त्री ने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। और दूसरा है आंशिक संतुलन। पहला सामान्य संतुलन और दूसरा आंशिक संतुलन। सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ए बी सी, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया था और आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है या अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है। और सामान्य संतुलन की बात किसने की थी? तो वालरस ने किया था, वालरस ने किया था। और सामान्य संतुलन के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आंशिक संतुलन दृष्टिकोण किसने दिया? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। और आंशिक संतुलन दृष्टिकोण के अंतर्गत आंशिक संतुलन दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन होता है, चाहे वो हो सकता है कोई एक फर्म हो या एक उद्योग हो। लेकिन सामान्य संतुलन के अंतर्गत, सामान्य संतुलन की अवधारणा वालरस ने दिया था और इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। अगला कि यदि चालू कीमत पर आकलित एक व्यस्त भावी राशि को स्थिर कीमत पर आकलित कर उसी समय से विभाजित किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है?
क्या उत्तर आ रहा है? तो अब अगर जो इसे आप पढ़े होंगे, कीमत सूचकांक के बारे में जानते होंगे तो सही होगा, नहीं जानते होंगे तो आप गलत ही कर पाएंगे इस प्रश्न को। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं कीमतों का सूचकांक, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो कीमत सूचकांक क्या होता है? तो यदि चालित कीमत पर आकलित एक समष्टि भावी राशि को स्थिर कीमत पर आकलित कर उसी समय इससे विभाजित किया जाता है तो इसे कीमत सूचकांक बोलते हैं। मैंने एक बार नहीं बहुत बार आप लोगों को कीमत सूचकांक का फार्मूला बताया है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि किन्स के तरलता जाल की दशाओं के अंतर्गत मुद्रा में वृद्धि होने पर क्या होगा? किन्स के तरलता जाल की दशाओं के अंतर्गत मुद्रा में वृद्धि होने पर क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? तो किन्स ने जो अपना तरलता जाल का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने कहा था, सबसे पहले तो बात ये याद आपको रखनी है कि किन्स ने तरलता जाल की अवधारणा के अंतर्गत ये कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगा तो भैया सबके पास पैसा आएगा, और जब सबके पास पैसा आएगा तो सबकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, तो लोग ऐसी स्थिति में ऋण की मांग को कम कर देंगे, और जब लोग ऋण की मांग को कम करेंगे तो ब्याज दर में कमी आएगी, ब्याज की दर में कमी आएगी। लेकिन ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है। ब्याज की दर क्या होती है? एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है। ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है। ब्याज की दर कभी भी शून्य अर्थात जीरो या जीरो अर्थात ब्याज की दर कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होती है। तो किन्स ने अपने तरलता अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया था कि जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ब्याज दर में कमी आती है, लेकिन ब्याज दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकता है। एक सीमा के बाद कभी भी ब्याज दर जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। अगर जो आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और 1 साल बाद निकालने जाते हैं और आपको 1 ही लाख रुपए मिले तो आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, आपको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो कभी भी ब्याज की दर शून्य नहीं होती। आपको कोई क्यों जीरो शून्य ब्याज पे ऋण देगा या ऋणात्मक रूप में ऋणात्मक ब्याज दर भी तो नहीं हो सकता है ना। आप ज्यादा पैसा दें कम पैसा आपको मिले, ये भी तो नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए भाई। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन, एक प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से पूछा जाता है, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये तो जेबीसी साहब ने कहा। जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इन्हीं बातों को आप सबसे पहले पढ़ते हैं कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना कर देते हैं। तो से ने कहा था कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, लेकिन जब किन्स आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया, मांग अपने पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। मांग अपने पूर्ति का सृजन स्वयं करती है। व्यापक अति उत्पादन असंभव है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी डेविड रिकार्डो के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए भैया, जनसंख्या बढ़ती रहती है तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा, और व्यापक अति उत्पादन अवश्य भावी होता है। ये बात किसने कही थी? तो ये मार्शल ने कही थी। ठीक है, तो आई होप कि आप सुमेलित कर पा रहे हैं। क्या सुमेलित आ रहा है भाई? 4 3 2 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विनियोग बचत आईएस वक्र दिखाता है। विनियोग बचत अर्थात आईएस वक्र दिखाता है। क्या दिखाता है भाई? तो देखिए, अब बहुत सारे लोग को आईएस वक्र भी नहीं पता होगा। आईएस वक्र क्या होता है? बताइए। तो ब्याज की विभिन्न दरों तथा उससे संबंधित आय के विभिन्न स्तर, ब्याज के विभिन्न दर और उससे संबंधित आय के विभिन्न स्तर जिन पर बचत और विनियोग बराबर होता है, को प्रदर्शित करने वाले वक्र को ही आईएस वक्र कहा जाता है।
और आईएस वक्र क्या करता है? आईएस वक्र विभिन्न ब्याज दरों पर राष्ट्रीय आय के स्तर को व्यक्त करता है, जिसपे बचत और विनियोग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि आय और बचत का संबंध कैसा होता है? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। बचत और विनियोग बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। और कोई? और कोई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि आय और बचत में कैसा संबंध होगा? ऋणात्मक संबंध होगा। अब अगर जो देखिए आपने आईएस मॉडल नहीं पढ़ा है, आपने एलएम मॉडल नहीं पढ़ा है, तो ये आपकी गलती है क्योंकि आप थियरी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अगला, कि स्फीतिक अंतराल का क्या अर्थ है? स्फीतिक अंतराल का क्या अर्थ है? ये तो बच्चों वाली बात आ गई ना। स्फीतिक अंतराल की बात किसने की थी? किन्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। और किन्स साहब क्या करते हैं? ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बड़ी आलोचना करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने क्या कहा था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग करके हम उत्पादन की स्थिति को अधिकतम कर चुके हैं। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि चलिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, आप लोग ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात अब यहाँ से उत्पादन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई तो इसका मतलब कि जो आपके देश में उपलब्ध संसाधन है उनका पूर्ण रूप से आप प्रयोग कर ले रहे हैं और उत्पादन को अधिकतम कर चुके हैं। अब उत्पादन को अधिकतम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अरे भैया, जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, जनसंख्या बढ़ेगी ना, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, मांग में भी वृद्धि होगी। लेकिन अब चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि पूर्ण रोजगार है, तो जब मांग में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि होगी और पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है तो उत्पादन तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति में कमी आ जाएगी। और इसी बात को उन्होंने स्फीतिक अंतराल के अंतर्गत समझाया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी विविधता आ रही है। बी बोल रहे हैं ना, कुल आय से सकल व्यय का पूर्ण रोजगार स्तर पर अधिक होना। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा? एक प्रश्न आप लोगों के पेपर में बार बार यहाँ से पूछा जाता है, थोड़ा आराम से करिएगा। कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर, तो आपको पता ही होगा कि अब आपको गुणक और त्वरक दोनों थियरी दिमाग में रट जानी चाहिए कि सर जी गुणक की अवधारणा किसने दिया, त्वरक की अवधारणा किसने दिया। मैं बार बार बताने लगता हूँ ये बात इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कोई नया स्टूडेंट होगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था? रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जब प्रारंभिक दौर में रोजगार बढ़ेगा तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में रोजगार में कई गुने की वृद्धि आएगी। फिर गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो निवेश गुणक के रूप में किसने विकसित किया था? किन्स ने विकसित किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था कि जब प्रारंभिक दौर में अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाया जाएगा तो जितनी तेजी से निवेश बढ़ाया जा रहा है उससे कई गुना वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी, ठीक है। फिर गुणक की अगर जो बात करें तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या K इज इक्वल टू 1/1 MPS। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए पहले इस बात को देख लेते हैं। तो यदि उपभोग के सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है, 0.8 है, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? एमपीसी की बात कर रहा है ना, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की बात कर रहा है ना, तो एमपीसी की बात कर रहा है।
इसका मतलब कि 1/1 माइनस 0.8, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। पॉइंट को हम ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो 10/2 मतलब क्या आ जाएगा, इसका उत्तर 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, अर्थात के का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, त्वरक भी पूछा जाता है। त्वरक किसके मध्य संबंध को बताता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। त्वरक, त्वरक, एक बात और ध्यान रखिएगा, त्वरक किसके किसके मध्य संबंध को बताता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है। तो त्वरक की अवधारणा पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने दिया, तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया, अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया। और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था, तो त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जाता है जेबी क्लार्क को, ठीक है। त्वरक उपभोग और आय में परिवर्तनों को दर्शाता है। अब यहाँ से जो 7-8 बातें मैंने आपको बताई हैं, 7-8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से आपके पेपर में एक प्रश्न पक्का आता है। कैसे आता है, या तो ये पूछ लेगा, गुणक के बारे में पूछ लेगा, या रोजगार गुणक के रूप में पूछ लेगा, या निवेश गुणक के रूप में पूछ लेगा, या आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, इससे पूछ लेगा, या इससे पूछ लेगा, ठीक है। या जैसे यहाँ पे ये दिया गया है 6 नंबर कि आपको उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति दिया गया है, ऐसे पूछ लेगा। या फिर 7 नंबर में त्वरक आपसे पूछ लेगा, 8 नंबर में किसने विकसित किया ये पूछ लेगा, 9 नंबर में ये भी पूछ लेगा कि त्वरक किसके किसके मध्य संबंध को बताता है ना। तो ये सब दिमाग को खोले रहिए और दिमाग में चलने दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर जो इसको ठीक से रिवाइज नहीं करेंगे तो परीक्षा में फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होने लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रबल मुद्रा अर्थात हाई पावर्ड मनी को निम्नलिखित में से कौन ठीक से परिभाषित करता है। हाई पावर्ड मुद्रा, क्या उत्तर आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, हाई पावर्ड मुद्रा, ऑप्शन नंबर, हाँ चल, क्या बोल रहे हैं, तो H इज इक्वल टू C प्लस RR प्लस ER, यही तो होता है ना हाई पावर्ड मुद्रा, यही होता है ना, यही तो होता है ना, जिसमें C क्या होता है, जिसमें C क्या होता है, करेंसी होती है। करेंसी मतलब नोट व सिक्के, करेंसी मतलब नोट प्लस सिक्के, नोट व सिक्के। उसके बाद क्या होता है, आरआर, आरआर का मतलब क्या होता है, आरआर का मतलब क्या होता है, आवश्यक रिजर्व, आवश्यक रिजर्व। ईआर का मतलब क्या होता है, ईआर का क्या मतलब होता है, तो अतिरिक्त रिजर्व, अतिरिक्त रिजर्व, है कि नहीं है। चलिए अब आप बताइए मुझे, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि प्रचलन में मुद्रा मतलब यही करेंसी की बात हो रही है, नोट और सिक्के की, और बैंकों के पास रक्षित मुद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सार्वजनिक वस्तु नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप लोगों के पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है और निजी वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक होता है निजी वस्तु, एक निजी वस्तु होता है, और दूसरा होता है सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु। तो निजी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसका प्रयोग करने के लिए आप भुगतान करते हैं। निजी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसका प्रयोग करने के लिए आप भुगतान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल आपने खरीदा है ना, तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। आपके पास कपड़े हैं, तो कपड़ा आपने अपना पैसा लगा के खरीदा है ना, तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। डिश टीवी, डिश टीवी, ये भी आपकी निजी वस्तु हो गई। ये आपको सरकार थोड़ी उपलब्ध कराता है, टीवी खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं, कनेक्शन लगाते हैं उसके लिए भी पैसा देते हैं। लेकिन सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जैसे सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, हमारे देश की जो सेना है, तो सेना एक सार्वजनिक वस्तु है, सेना सबकी सुरक्षा करती है ना।
पुलिस है तो पुलिस भी क्या करती है, सबकी सुरक्षा करती है। सड़क है तो सड़क सबके लिए है। पार्क है तो पार्क सबके लिए है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि बिजली का घरेलू उपभोग, सभी लोग का उत्तर ठीक है। बिजली का घरेलू उपभोग ये सार्वजनिक वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप बिजली का बिल देते हैं। सर जब आप जितना आप बिजली यूज करते हैं उसका आप बिल देते हैं, तो भैया इसका मतलब कि ये आपकी निजी वस्तु हो गई, सार्वजनिक वस्तु थोड़ी है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को संकुचित कर सकता है किस तरीके से। कोई पूछ रहा है कि सरकारी बस का किराया किस में आएगा। मुद्रा का त्याग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप सेवा ले रहे हैं उसके बदले आप मुद्रा का त्याग कर रहे हैं, तो ये आपकी निजी वस्तु हो जाएगी। देखिए तर्क करिए, कुतर्क नहीं। तर्क और कुतर्क में बहुत अंतर होता है। अगर जो आप मुद्रा का त्याग कर रहे हैं तो मुद्रा का त्याग करके कोई भी चीज खरीदेंगे तो आपका क्या होगा, निजी वस्तु होगा। और मुद्रा का बिना त्याग किए अगर जो कोई सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक वस्तु होगा। तो तर्क और कुतर्क में अंतर थोड़ा सा समझा करिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को संकुचित कर सकता है। आप देखिए साख सृजन की क्षमता तभी संकुचित की जा सकती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम किया जाए, मुद्रा पूर्ति को कम कर दिया जाए। क्योंकि देखिए जो बैंकें होती हैं, जो व्यापारिक बैंक होता है, उसके पास जितनी बड़ी मात्रा में मुद्रा होगा उतनी बड़ी मात्रा में वो साख का सृजन करेगा, और जब उसके पास कम मात्रा में मुद्रा होगा तो वो कम मात्रा में साख का सृजन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को संकुचित कैसे कर सकता है। तो संकुचित करने के लिए आरबीआई को चाहिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को घटाए ताकि इन बैंकों के पास पैसा कम जाए। तो चलिए देखें क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात है कि बैंक दर बढ़ा करके, बैंक दर बढ़ जाएगा तो बैंक दर क्या होता है कि बैंक दर वह दर होता है जिसपे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। यहाँ पे अल्पकाल की बात नहीं हो रही है, अल्पकाल की बात होगी तो फिर रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक दर का मतलब ये होता है कि ऐसा दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो बैंक दर में वृद्धि होगी, आरबीआई अगर जो व्यापारिक बैंकों को महंगा ऋण देगा तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी, और मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी तो साख का सृजन कम कर पाएगा। और सरकारी प्रतिभूतियों को बेच के आरबीआई अगर जो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा तो जो खरीदेगा वही ना मुद्रा त्यागेगा। तो जब सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई बेचेगा तो मुद्रा का प्रवाह आरबीआई के पास चला जाएगा, तो इससे भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी। नगद कोष अनुपात को कम करना, इसमें केवल दो दो ऑप्शन ही तो दिया है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, एक और सी दिस इज द एक और दो दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वैगनर का नियम किससे संबंधित है। क्या उत्तर आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि वैगनर का नियम किससे संबंधित है। भाई बच्चों वाला प्रश्न है, रोज कराता हूं, कोई गलत करेगा। ठीक है, तो वैगनर का नियम जो है वो सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। वैगनर साहब क्या कहते हैं, वैगनर साहब ये कहते हैं कि जब आर्थिक विकास होता है ना, जब आर्थिक विकास होता है तो आर्थिक विकास होने के कारण राज्य के क्रियाकलापों में वृद्धि होती है। राज्य के क्रियाकलाप में वृद्धि होती है, और राज्यों के क्रियाकलापों में वृद्धि होती है तो एक तरफ मांग बढ़ता है, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ता है। मांग और पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक सेकेंड, अगला कि वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात एस एल आर को
कम करने से निम्नलिखित में से क्या होगा? अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए। कि वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात SRL को SLR, बताइए क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फिर आपको पता होना चाहिए कि वैधानिक तरलता अनुपात कौन लागू करता है। तो इसका संबंध RBI से है ना, RBI से, जिसके अंतर्गत RBI बैंकों को कहता है कि आप अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत हमारे पास रखेंगे। इसे ही तो हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अगर जो आप कोई बैंक खोलने जा रहे हैं तो RBI आपसे कहेगा कि आप बैंक तभी खोल सकते हैं जब आप अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत हमारे पास रखिए। तो अगर वैधानिक तरलता अनुपात को कम किया जाएगा तो इससे क्या देखने को मिलेगा? इससे देखने को मिलेगा कि निजी क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक साख प्राप्त कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वैधानिक तरलता अनुपात में अगर जो कमी आ रही है, RBI क्या कर रहा है? वैधानिक तरलता अनुपात को कम कर रहा है। तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बैंक के पास जितना ज्यादा पैसा जाएगा उतना ही वो साख का सृजन करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि वस्तु पर लगे कर को सरलता से विवर्तित किया जा सकता है यदि। अच्छा सा प्रश्न है। अभी इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया है। बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि वस्तु पर लगे कर को सरलता से कब विवर्तित किया जा सकता है। तो मैं वही तो आपको बता रहा था, पहली या दूसरा प्रश्न आज के सेशन का था वो, कि देखिए वस्तु पर, चलिए पहले आप बताइए क्या बोल रहे हैं। देखिए यही बात मैं बता रहा था कि वस्तु पे लगे कर को सरलता से विवर्तित तभी किया जा सकता है जब वस्तु की मांग क्या हो? पूर्ण रूप से बेलोचदार हो। वस्तु की मांग क्या हो? पूर्ण रूप से क्या हो? बेलोचदार। कितने लोग सहमत हैं? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर जो मान लीजिए कि नमक है, नमक का हम आयात कर रहे हैं, दूसरे देश से मंगा रहे हैं, और जो नमक बनाने वाली कंपनी है उस पर सरकार ने कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो अब नमक बनाने वाली कंपनी, सरकार ने जितना टैक्स लगाया उतना ही कीमत बढ़ा करके वस्तु को मार्केट में बेच देगी। क्यों? क्योंकि नमक की पूर्ति क्या है? नमक की मांग क्या है? पूर्तियां बेरोजगार है। तो ऐसी स्थिति में सरलता से इसे विवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि लोच के प्रत्यागम के अनुसार अवमूल्यन का देश के व्यापार शेष पर सकारात्मक प्रभाव तभी पड़ सकता है जब देश के निर्यातों की मांग की लोच तथा आयातों की मांग की लोच का योग हो। अब यहाँ पे आपको मार्शल और लर्नर का शर्त पढ़ा होना चाहिए कि मार्शल और लर्नर ने कौन सा शर्त दिया था। मार्शल लर्नर अवमूल्यन के संदर्भ में मार्शल लर्नर ने 3 कंडीशन बताया था। अवमूल्यन के संदर्भ में मार्शल और लर्नर ने क्या किया था? 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन उन्होंने क्या कहा था कि कब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक, तो कब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो जब EX प्लस EM ग्रेटर देन होगा 1 के, तो इससे अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और ये EX प्लस EM क्या है? तो EX प्लस EM निर्यातों की मांग की लोच तथा आयातों की मांग की लोच है। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि EX क्या है, EM क्या है। तो EX मतलब निर्यातों का लोच और EM मतलब आयातों का लोच। अगर जो निर्यात प्लस आयात के लोच ज्यादा है इकाई से, तो इससे अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अगर अवमूल्यन होता है और EX प्लस E1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भुगतान शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? साथ ही साथ तीसरी कंडीशन आ जाएगी, EX प्लस EM अगर लेस देन 1 के होगा,
तो इससे उस देश में अवमूल्यन से भुगतान असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, इकाई से अधिक होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्शल लर्नर ने अवमूल्यन के शर्तों को बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था क्या हुआ कि भुगतान शेष को कैसे सुदृढ़, किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। और अगर जो कोई देश अवमूल्यन करता है तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला EX प्लस EM ग्रेटर देन 1 के, तो इससे अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा EX प्लस EM इज इक्वल टू 1, तो इससे कोई भी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा EX प्लस EM लेस देन 1 के होगा, तो इससे अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी अगला है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है। बढ़िया से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और एक रणनीति के द्वारा, मेरे द्वारा ही आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहां पे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। अगर आप एक बार अच्छे से थियरी को पढ़ लेंगे ना, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिक आप सही करने लगेंगे, उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। और आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में आप दूसरे तरीके से पढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। तो थियरी जरूर पढ़िए, सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ कंप्लीट वहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करिए। आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस एग्जाम की भी तैयारी आप करना चाहते हैं उसका कोर्स मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स परचेज करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न के तरफ। तो सबसे पहली बात तो IMF की बात हो रही है, तो IMF के बारे में सारे पॉइंट आपको याद आने चाहिए कि IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना कब होती है? 1945 में IMF की स्थापना होती है। लेकिन IMF कार्य करना कब शुरू करता है? 1947 में। IMF के साथ साथ विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की भी स्थापना IMF के साथ हुई थी। इसीलिए IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा संस्था या जुड़वा बहने भी कहा जाता है। फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF का कार्य क्या है? तो IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए साख प्रोवाइड करता है। 1970 से पहले 1970 से पहले जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत जो लेन देन होता था, या जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा थी वो डॉलर थी। लेकिन पश्चिमी देशों ने विरोध कर दिया, और पश्चिमी देशों ने विरोध कर दिया तो अब डॉलर को हटा के उसकी जगह पे SDR आ गया, जिसे हम लोग विशेष आहरण अधिकार बोलते हैं। और यह एक बहीखाता प्रविष्टि होती है। वास्तविक रूप में यह ऐसी कोई मुद्रा नहीं होती है जिसे आप हाथों में लेकर के देख सकते हैं, इसीलिए इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है या कागजी मुद्रा भी कही जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सदस्य राष्ट्रों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक शक्तियों के उस चक्रीय समूह को जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया करता है कि एक निर्धन देश निर्धनता में ही बना रहता है, ये कहा जाता है। बताइए भाई। इजी सी बात है, गरीबी के दुष्चक्र अर्थात निर्धनता के दुष्चक्र की बात किसने की थी? रैगनर नर्स ने किया था। क्या कहा था? मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को लेकर के इन्होंने बताया था कि एक देश क्यों गरीब है। ठीक है, तो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के माध्यम से उन्होंने बताया था। लेकिन अगर जो एक लाइन में आपको समझना हो तो उन्होंने कहा था कि देखिए, लोगों के पास आय कम है लोगों के पास, इसलिए लोग निवेश कम कर पाते हैं। और जब निवेश कम कर पाते हैं तो उत्पादन का स्तर कम होता है, और जब उत्पादन कम होता है तो लोगों की
लोगों का लाभ कम होता है, और जब लाभ कम होता है तो लोगों का आय कम होता है। अर्थात क्या हुआ कि हम यहीं से चले थे और कम आय से चले थे और कम आय पे ही क्या हो गए, आके रुक गए। हालांकि वो मांग और पूर्ति दोनों पक्षों की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं रेगुलर नर्स, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि हेरिड प्रतिमान में यदि जी ए ग्रेटर देन जी डब्ल्यू के है तो अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति महसूस कर रही है। अब देखिए हेरिड डोमर मॉडल पढ़ना बहुत जरूरी है, सोलो का मॉडल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए। सुमन शर्मा जी, बृष्टि जी, मुनेश पटेल जी, अविका जी, अक्षय जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, राजन सिंह जी, नौसाद अली जी, पारस कुमार जी, स्मिता तिवारी जी, राकेश बिन जी, हेमंत जी, पूनम कुमारी जी, ज्योति चौरसिया जी, नैना यादव जी, संजय कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। अर्चना पांडे जी, जितेंद्र जी, पूनम कुमारी जी, सभी लोग वीडियो को, ममता शर्मा जी, सुमन शर्मा जी, रितु चौहान जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तीन चीजें अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीन बातें कि अब हेरिड डोमर मॉडल पढ़े होंगे तो तीन बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो ये होगा कि जब जी ए लेस देन होगा जी डब्ल्यू के तो इससे अर्थव्यवस्था की कौन सी स्थिति होगी, इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, बहुत सारी गलती आ रही है, क्या उत्तर होगा, मंदी आएगा ना। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, इससे अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति कम होगा अर्थात मंदी आएगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो दूसरी कंडीशन होती है कि जब जी डब्ल्यू ग्रेटर देन होता है जी एन के तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी व गतिहीनता की स्थिति होती है। अर्थव्यवस्था में क्या होती है, बेरोजगारी और गतिहीनता की स्थिति होती है। बेरोजगारी और गतिहीनता की। और जो तीसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जब जी डब्ल्यू लेस देन होता है जी एन के तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था में स्थिति होगा अर्थात मुद्रा स्फीति होगा। ये तीनों कंडीशन अब पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मंदी की स्थिति होगी, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला है कि समृद्धि की विभिन्न स्थितियों को परिभाषित करते हुए स्वर्णिम युग साम्य की अवधारणा किसकी देन है। स्वर्णिम युग साम्य की अवधारणा किसने दिया था, क्या उत्तर आ रहा है। स्वर्णिम युग साम्य की अवधारणा किसने दिया, तो स्वर्णिम युग साम्य की अवधारणा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि स्वर्णिम युग वहां पे होगा जहां अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। अर्थव्यवस्था में क्या होगा, पूर्ण रोजगार होगा। और स्वर्णिम युग की जो अवस्था होगी वो क्या होगी, डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के, यही ना, जहां पे, हाँ क्या बोल रहे हैं, जहां पे डेल्टा एन अपान एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन अपान एन क्या हो जाएगा, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। और डेल्टा के अपान के क्या हो जाएगा, पूंजी की वृद्धि दर। ठीक है, यही तो होता है ना, यहीं पे तो स्वर्णिम युग की स्थिति होती है जहां पे पूर्ण रोजगार होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि भारी उद्योग के विकास की व्यूह नीति बनाई गई थी। भारी उद्योग के विकास की व्यूह नीति कब बनाई गई थी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं भारी उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने बी बोल रहे हैं। तो देखिए इजी सी बात है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक चली थी, तो ये 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया, उद्योगों के विकास पर बल दिया, उद्योगों के विकास पे बल दिया। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी
इसे हम लोग महालनोबिस मॉडल भी महालनोबिस मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पे आधारित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, जिसमें आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पे बल दिया गया था। और इसी योजना में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। आज के लोग बोल देते हैं ना कि जो पीछे हमारी सरकार थी वो कैसा काम किया, लेकिन सोचिए आज़ादी जब हमें मिली तो हमारी कितनी सारी जनसंख्या थी, हमारे सर पे तिरपाल भी नहीं था, कितने सारे लोग थे जो भूख से जूझ रहे थे, लेकिन उस समय पर भी हमारी सरकार ने, जो हमारी उस समय की सरकार थी, उसने भाखड़ा नांगल बांध जैसी परियोजना हमें दिया। उसने कितनी सारी परियोजना हमें दिखाया जिससे क्या मिला, भारत को एक दिशा मिला। तो किसी को कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन सच में पहले आप लोगों के बारे में पढ़िए, फिर आप लोगों के बारे में जज करिए। नहीं तो व्हाट्सएप मीडिया पे तो चलता रहता है, कोई किसी को कुछ बोल देता है। लेकिन अगर जो आप पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे, उसमें सरकार ने जो जो योजनाएं चली थी वो बहुत खूबसूरत योजना थी। वैसी योजना तो अब बहुत साल हो गए जो नहीं चली। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि भारत में मुद्रा की पूर्णता परिवर्तनीयता का क्या अर्थ होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? मुद्रा की पूर्णतः परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? तो भारत सरकार ने मार्च 1993 में, ये कब की बात है? मार्च 1993 की बात है ना? तो भारत सरकार ने मार्च 1993 में रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया तथा पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता हेतु तारोपुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण परिवर्तनीयता का संबंध किस कमेटी से है? तो तारोपोर समिति। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि भुगतान संतुलन के चालू खाते पे पर परिवर्तनीयता से, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की गई, क्यों की गई भाई? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो ये तो इजी सी बात है, विनिवेश बहुत बार बताता हूं कि विनिवेश के अंतर्गत सरकार क्या करती है कि सार्वजनिक उपक्रमों को बाजार में ला देती है, ताकि क्या हो सके कि उसकी कार्य कुशलता बढ़ सके। जैसे देखिए सरकार कह रही है ना कि हम रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है उसको हम निजी हाथों में देंगे। रेलवे को वो प्राइवेट करने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म है या जो टिकट बिक्री केंद्र है उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको बाजार के अनुशासन में लाने के लिए एवं उसकी कार्य कुशलता में सुधार करने की प्रक्रिया को ही विनिवेश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हालांकि भारत जैसे देश में कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, क्योंकि पहले आप देखते थे कि आप टिकट काउंटर पे खड़े रह जाते थे और ट्रेन आपकी चली जाती थी, वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग टिकट काउंटर पे खड़े रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, या आप अगर जो प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं तो वहाँ पे देखिए कई सारी स्वचालित मशीनें हैं जहाँ पे एक व्यक्ति होता है तुरंत आपको टिकट निकाल करके दे देता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होगा? तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की कुल आय माइनस कुल व्यय, या ये कहें कि सरकार का कुल व्यय माइनस कुल आय, यही तो होता है ना राजकोषीय घाटा। तो कुल व्यय माइनस कुल आय। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं कि बजट घाटे की कुल योग तथा आंतरिक एवं बाह्य उधार की मात्रा में शुद्ध वृद्धि, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। बार बार इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन पास में लेकर के रखे रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जैसे बजट हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार रट्टा मार लेंगे कि राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू ये होता है तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में वही ऑप्शन मिल जाए। हो सकता है कि किसी अन्य तरीके से ऑप्शन को बना दे।
तो कॉपी पेन पास में रखिए, थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी करते रहा करिए। अगला प्रश्न ये रहा कि 100 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत 900 है और इन्हें पूर्ण प्रतियोगिता दशा में बेचने पर 1000 प्राप्त होते हैं। 500वीं इकाई की बिक्री से प्राप्त सीमांत आय क्या होगा? अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। ये प्रश्न आपको हजारों छात्रों से आगे कर सकता है परीक्षा हाल में। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब भी आप देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये क्या आपसे जानना चाह रहा है? तो ये आपसे जानना चाहता है कि औसत, हाँ, एमआर जानना चाह रहा है ना, ये एमआर जानना चाह रहा है ना, अर्थात सीमांत आय, मार्जिनल रिवेन्यू, एमआर आपसे जानना चाहता है। सीमांत आय अर्थात एमआर का मान आपसे ये जानना चाहता है। तो अगर एमआर का मान आपको से ये जानना चाहता है तो आपको पहले क्या निकालना होगा? आपको एआर निकालना होगा। पहले आपको एआर निकालना होगा, तभी तो आप एमआर निकालेंगे। अर्थात आपको औसत आय पहले निकालनी होगी। औसत आय, तो औसत आय इज इक्वल टू क्या होता है? टी आर अपान क्यू। टी आर अपान क्यू अभी एप्लीकेशन पे मैं पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले ही। टी आर का मान कितना दिया गया है? पूर्ण प्रतियोगिता दशा में बेचने पर 1000। टी आर का मान कितना दिया गया है? 1000। क्यू कितना दिया गया है? 100 इकाई। क्वांटिटी कितनी है? 100 इकाई है। तो ऐसी स्थिति में ए आर का मान कितना आ जाएगा? ए आर का मान 10 आ जाएगा ना। ए आर का मान 10 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि एम आर का मान निकालिए। तो चूंकि आपको पता ही है कि पूर्ण प्रतियोगिता जब आप पढ़ते हैं तो ए आर किसके बराबर होता है? एम आर के बराबर होता है। और ए आर किसके बराबर होता है? एम आर के बराबर होता है। और ए आर किसके बराबर होता है? ए आर पी अर्थात कीमत के बराबर होता है। तो जब ए आर का मान 10 आ गया तो एम आर का भी मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर और एम आर क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं ना। डी कोई बोला नहीं है, एक ही दो लोग डी बोल रहे हैं, बाकी कोई किसी ने डी नहीं बोला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10 होगा, है ना। अगला है, घटिया माल घटिया है, क्यों घटिया है भाई? बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो घटिया माल घटिया है, किसके लिए? किसके लिए घटिया माल घटिया होता है? बताइए। ठीक, तो देखिए इंफीरियर गुड्स की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पे गिफिन वस्तु की बात कर रहा है। तो इंफीरियर गुड्स अर्थात घटिया माल की बात हो रही है, गिफिन वस्तुओं की बात हो रही है। और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ये होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि के कारण आपका मांग बढ़ता नहीं है, बल्कि आप वस्तु की मांग को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। जबकि बाजार का नियम हमें ये बताता है कि जब आपकी आय बढ़ती है तो आपका मांग भी बढ़ना चाहिए। आपकी आय बढ़ती है तो आपका मांग भी बढ़ना चाहिए। लेकिन गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो आप इसकी मांग को बढ़ाते नहीं है, बल्कि मांग को कम कर लेते हैं। अर्थात घटिया माल घटिया होता है किसके लिए? प्रत्येक उपभोक्ता के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे बाजरा है, तो बाजरा तो सबके लिए है ना। मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, तो वो सबके लिए है ना। कहाँ सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। सभी लोग बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। अरे हम लोग किसकी बात करते हैं? बाजरे की, केरोसिन ऑयल की। अब जो लोग गलत बोल रहे हैं वो इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो जो निम्न श्रेणी की वस्तु होती है उसकी स्थापन वस्तु भी होती है। निम्न श्रेणी की स्थापन वस्तु भी तो होती है ना। मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल,
उसके पहले आज से 20-25 साल पहले क्या करते थे, स्टोव पे खाना पकता था तो मिट्टी के तेल का यूज होता था। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो लोग मिट्टी के तेल की मांग को बंद कर दिए, वो लोग एलपीजी गैस से रसोई पकाने लगे। तो प्रत्येक उपभोक्ता के लिए होगा ना, बी क्यों बोल रहे हो भाई। अगला कि एक उत्पादनकर्ता का क्या उद्देश्य होगा। देखिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात तो निश्चित तौर पे पता होनी चाहिए कि एक उत्पादककर्ता का क्या उद्देश्य होता है और एक उपभोक्ता का क्या उद्देश्य होता है। तो एज अ उपभोक्ता आप अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहते हैं। एज अ उपभोक्ता आप अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहते हैं और एज अ उत्पादक आप अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। जो उत्पादक है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा और जो उपभोक्ता है वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहेगा। यही होगा ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि हानि को न्यूनतम करना एवं लाभ को अधिकतम करना। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विलासिता पूर्ण वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं। विलासिता पूर्ण वस्तु क्या होता है भाई। और देखिए जिंदगी में सफलता पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बाकी इधर उधर की बातों को साइड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खुद की कहानी को खुद से बताना पड़ेगा। आप कितने मेहनती हैं, आप कितने अच्छे हैं, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने ऊपर कितना मेहनत करते हैं, अपने आप को कितना आप बेहतर करते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करिए, दुनिया को छोड़िए। वैसे भी दुनिया आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगी, जो करेंगे वो आप अपने लिए ही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई किसी का कुछ करने वाला है नहीं। ठीक है, तो अपने ऊपर मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, तब तक करिए जब तक सफलता ना मिल जाए। एक बार सफलता मिल जाएगी तो जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि हम तो जिंदगी के बारे में झूठ मूठ में इतनी सारी अवधारणाएं बनाए थे कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब तक आपके पास मुद्रा नहीं। मुद्रा बहुत जरूरी है और वो कब आएगा, जब रोजगार मिलेगा। रोजगार कब मिलेगा, जब आप अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे। क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी ए बी ए बी, ना ए ना बी ना सी। चलिए देखते हैं। विलासिता पूर्ण वस्तु। विलासिता पूर्ण वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इन वस्तुओं का आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप आनंद की अनुभूति के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो इन्हें विलासिता की वस्तु बोलते हैं। जैसे रेडियो हो गया तो ये विलासिता की वस्तु हो गया, जैसे टीवी हो गया ये विलासिता की वस्तु है, कार हो गया ये विलासिता की वस्तु है, फ्रिज हो गया ये विलासिता की वस्तु है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रेडियो, टीवी, कार, फ्रिज नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी नहीं चल पाएगी, लेकिन फिर भी आप इन वस्तुओं का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके, आप आनंद की अनुभूति कर पाएं। और विलासिता के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में जितनी तेजी से वृद्धि होती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो उपभोग व्यय करता है इस प्रकार की वस्तु पर। विलासिता की वस्तुओं पर उससे ज्यादा वो उपभोग व्यय करता है। सो क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि इसकी मांग की आय लोच इकाई से ज्यादा होती है, एब्सोल्युटली बात ठीक है भैया। वही तो बता रहा था कि जितनी तेजी से उपभोक्ता की आय बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से उपभोक्ता अपने व्यय को इस पर बढ़ाता है। जैसे आप कार खरीदने जाएंगे तो सपोज करिए कि आपको नौकरी मिल गई, आपकी सैलरी 80,000 रुपये है, लेकिन कार खरीदे जाएंगे तो 80,000 रुपये का कार थोड़ी मिलेगा। आप जाएंगे तो 20 लाख का कार खरीदेंगे या 15 लाख का कार खरीदेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जितना आपका आय बढ़ रहा है उससे तेजी से आप अपने उपभोग पर व्यय कर रहे हैं, जो कीमत बढ़ने पे खरीदी जाती है। बिल्कुल सही है, जिनकी कुल उपयोगिता भी सीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि अर्थशास्त्र का कल्याण अर्थात वेलफेयर से संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दिया गया। और जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आपने पढ़ा ही होगा। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को आप पढ़ते हैं। आप पीगू को पढ़ते हैं, केल्डार को पढ़ते हैं, हिग्स को पढ़ते हैं, पेरेटो को पढ़ते हैं, सिटोवास्की को पढ़ते हैं, सिम्युल्सन को पढ़ते हैं, लिटिन को पढ़ते हैं, रेडार को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। और कल्याण से संबंधित जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले पीगू साहब आते हैं, फिर केल्डार, हिग्स, पेरेटो, सिटोवास्की, सैमुअलसन, लिटिन और रेडार। सो ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है? डी। मार्शल की बात कर रहे हैं, डी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मार्शल ने क्या कहा था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, मैं शुरुआती दौर में ही इस बात को पढ़ा रहा था और बहुत जोर देकर के मैं मार्शल को पढ़ाया, क्योंकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र से मार्शल जरूर पूछे जाते हैं। या तो मार्शल पूछ लिए जाएंगे, नहीं तो पेरेटो पूछ लिए जाएंगे, नहीं तो सिटोवास्की और हिग्स पूछ लिए जाएंगे। यही 3-4 में से एक प्रश्न बन जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला? तो उन्होंने ये कहा कि किसी समाज के आर्थिक कल्याण की मात्रा समय की एक दी हुई अवधि में उसके प्राप्त शुद्ध भौतिक आगम की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि तटस्थता वक्र विश्लेषण दो वस्तुओं के विनिमय के अनुपात को दर्शाता है। बताइए, तटस्थता वक्र में क्या होता है भाई? दो वस्तुएं होती हैं, एक क्या होता है? इधर y होता है, इधर x होता है। ठीक है, तो अगर जो एक वस्तु की मात्रा को आपको बढ़ाना होता है तो दूसरे वस्तु की मात्रा को आपको क्या करना होता है? कम करना होता है। यही तो होता है ना। और प्रत्येक बिंदु पे आपको समान संतुष्टि मिलती है। अर्थात ये किसकी बात हो रही है? तटस्थता वक्र की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र की दो शाखा है, एक समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए, पहला क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए हम लोग वहां पे राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र दूसरा जो होता है, अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी एक परिवार का अध्ययन किया जा सकता है, या किसी एक फर्म का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, या किसी एक उद्योग का अध्ययन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत निर्णायक इकाइयों द्वारा संसाधन के आवंटन से, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी 4000 है, पूंजी उपभोग भत्ते 400 हैं, सकल निवेश 3000 है, तो विशुद्ध निवेश अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर जो आप हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में हजारों छात्रों से आगे चले जाएंगे। क्योंकि जो इसकी प्रैक्टिस नहीं किया है, जो इसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, वो उसको पूरा 2 घंटे भी पेपर दे दिया जाए कि आप कहीं से भी देख के कर लो, तो इस प्रश्न को वो कर नहीं पाएगा, है ना। क्या उत्तर आ रहा है? लाइक शेयर सभी लोग वीडियो को कर दिया करिए। और रोज हमारी क्लास होती है 7:10 पे, मैं लाइव आ जाता हूँ। रोज क्लास को ज्वाइन करिए। अब मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि विशुद्ध निवेश का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। विशुद्ध निवेश, तो विशुद्ध निवेश का फॉर्मूला क्या होता है? तो विशुद्ध निवेश इज इक्वल टू क्या होता है? सकल निवेश माइनस पूंजी उपभोग भत्ते। सकल निवेश माइनस पूंजी उपभोग भत्ते, यही तो होता है ना।
पुट कर दीजिए आप। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना दिया गया है 4000, पूंजी उपभोग भत्ते कितना दिया गया है 400, तो शुद्ध निवेश इज इक्वल टू क्या होगा, सकल निवेश 3000 दे दिया गया है, तो सकल निवेश 3000 माइनस पूंजी उपभोग भत्ते 400 दिया गया है, तो 3000 में से 400 घटाएं, 4000 में से 3000 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2600 आ जाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरल आय मॉडल में संतुलन को परिभाषित किया जा सकता है। सरल आय मॉडल में संतुलन को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, तो देखिए सरल आय मॉडल क्या बताता है, तो सरल आय मॉडल ये बताता है कि जो आय होती है ना वो किसके बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है, जो आय होती है वो किसके बराबर होती है, पहले आप बताइए फिर मैं करता हूं, ठीक है। आय जो होता है वो उपभोग और प्लस बचत के बराबर होता है, उपभोग प्लस बचत के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपकी इनकम हुई और 100 रुपये में से आपने 80 रुपये उपभोग कर लिया, तो आपकी बचत कितनी हो गई, बचत आपकी 20 रुपये हो गई, अर्थात आई आपका कितना एस इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया, और एस ये जो आपका बचत होगा यही आपका निवेश होगा, यही जो आपका बचत होगा वही क्या हो जाएगा आपका निवेश हो जाएगा, ठीक है। तो आय बराबर होती है उपभोग प्लस बचत के, और जो बचत होता है वही आपका निवेश होता है, यही बात इंसाफ कहते हैं। तो आय का स्तर जहां प्रयोज्य आय व्यय के बराबर हो, आय का वह स्तर जहां आई इज इक्वल टू यस हो, और वह स्तर जहां वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई हो। तो उपरोक्त सभी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक बार कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। लेकिन एक बार अगर एक क्रम से पूरी इकोनॉमिक्स को ठीक से पढ़ लेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक आप सही करने लगेंगे। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में अलग अलग बैच है, और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, मेरे द्वारा ही आपको क्लास पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे कराई जा रही है, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। इतने सारे माध्यम से आप मुझे अगर जो एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा। अगर एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जब डायरेक्ट कोर्स परचेज करिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर सेंड कर दीजिएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, झारखंड में जेट की का भी बैच मिल जाएगा, डी++B, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग कल एक नया उत्साह, नए एनर्जी के साथ।